आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बैक्टीरिया में 3 तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा कॉन्जुगेशन और तीसरा ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है थ्रू द मीडियम, जिस मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं। और जो दूसरा मेथड है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है कॉन्जुगेशन ट्यूब एक बैक्टीरिया में, जिसके थ्रू होकर के जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कॉन्जुगेशन प्रोसेस बैक्टीरिया में किस तरीके से होता है। कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है, सबसे पहले इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन आई थी वो जोशुआ लिटलबर्ग एंड एडवर्ड टॉटम के द्वारा आई थी। इन्होंने जो है अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1946 में, और उन्होंने ये बताया कि कांटेक्ट के थ्रू बैक्टीरिया में भी, सेल टू सेल कांटेक्ट के थ्रू बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो सकता है। और हालांकि उन्होंने अपने टाइम पर ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट ट्रांसफर किस तरीके से हुआ, या उन्हें कॉन्जुगेशन ट्यूब के बारे में नहीं पता था कि कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होता है। बट उन्होंने ये बताया कि ई कोलाई बैक्टीरिया में सेल टू सेल कांटेक्ट के थ्रू भी जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए ट्रांसफर होता है। बाद में कुछ और वर्कर्स ने जब इस पर वर्क किया तो उन्हें पता चला कि जो सेल टू सेल कांटेक्ट होता है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा होता है, जिसको कि हम लोग सेक्स पिलाई कहते हैं। उसी पिलाई के माध्यम से इसमें स्ट्रक्चर बनता है, और ये स्ट्रक्चर जो है सेल टू सेल कांटेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम देखें, जो कॉन्जुगेशन होता है वो बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन होते हैं, अलग अलग स्ट्रेन्स या अपोजिट मेटिंग टाइप्स भी हम इनको कहते हैं, जिसमें से कि एक मेटिंग टाइप डोनर बैक्टीरिया की तरह बिहेव करता है, जो कि अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, जैसे कि हमने आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था। और जो दूसरा बैक्टीरिया जो रिसीव करता है उसको हम लोग रेसिपिएंट टाइप का बैक्टीरिया कहते हैं, यानी एक डोनर जो अपना जेनेटिक मटेरियल देगा और दूसरा जो रिसीव करेगा। ठीक, ये 2 मेटिंग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। और जो डोनर बैक्टीरिया होता है वो डोनर बैक्टीरिया में जो है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है उसकी सेल के अंदर, उसके साइटोप्लाज्म में, जिसको कि हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। जो डोनर बैक्टीरिया आप ये देखेंगे, ये जो है ये प्लाज्मिड, ये डोनर बैक्टीरिया के अंदर है। ये स्ट्रक्चर, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज द प्लाज्मिड, ये डोनर बैक्टीरिया के अंदर प्राप्त होगा। ठीक, और जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है उसमें ये प्लाज्मिड नहीं होता है। ये जो प्लाज्मिड होता है जनरली, ये प्लाज्मिड रेस्पॉन्सिबल होता है, जो डोनर बैक्टीरिया उसके ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है इसके सेल के ऊपर, जिसको हम लोग पिलाई बोलते हैं, सेक्स पिलाई, पिलाई या सेक्स पिलाई। पिलाई जो होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था, जब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कि 3 तरह के सेल सरफेस अपेंडेजेस होते हैं। एक तो फ्लैजिला जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरे की फिम्ब्री इसके अंदर पाए जाते हैं। बहुत सारे फिम्ब्री होते हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द फिम्ब्री, दीज फिम्ब्री हेल्प इन अटैचमेंट। और तीसरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज द पिलाई। तो फिम्ब्री से पिलाई सेल साइज में जो है, इनका जो साइज होता है फिम्ब्री से बड़ा होता है, एंड दे आर कंपैरेटिवली स्टिफ स्ट्रक्चर, है ना।
ये फिम्बरी की तरह सॉफ्ट नहीं होते हैं या लूज स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। तो प्लाज्मिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई, या सेक्स पिलाई जो बनाने का जो प्रॉपर्टी होती है या उसका जो जीन होता है वो इसी प्लाज्मिड के ऊपर ही होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट कि ये जो प्लाज्मिड है यही प्लाज्मिड रेप्लिकेट होता है और डोनर बैक्टीरिया के अंदर जाता है, डोनर बैक्टीरिया से रेसिपिएंट बैक्टीरिया में जाता है। तो डोनर बैक्टीरिया कौन हुआ? डोनर बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हुआ जिसमें कि प्लाज्मिड होता है। ये प्लाज्मिड ये बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया के अंदर जो है सेक्स पिलाई बनाता है, और ये जो सेक्स पिलाई होता है यही क्या होता है? कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करता है, और उस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये जो प्लाज्मिड होता है ये प्लाज्मिड ट्रांसफर हो जाता है डोनर बैक्टीरिया से रेसिपिएंट बैक्टीरिया में। ध्यान दीजिए, इसका जो मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियाइड, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखा है दिस इज द न्यूक्लियाइड, इससे जीन ट्रांसफर कॉन्जुगेशन में नहीं होता है, जो नॉर्मल कॉन्जुगेशन। हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ रेयर केसेस में जो बैक्टीरियल मेन क्रोमोसोम है उसका भी जीन कॉन्जुगेशन के थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक, अब ये जब प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफर हो जाता है दूसरे रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, तो उस केस में जाकर के क्या होता है कि वहां पर वो डीएनए अपने आप को दोबारा सिंथेसिस करके अपनी जो दूसरी कॉपी है वो दूसरी कॉपी बना लेता है और वहां पर पड़ा रहता है, और वो जो बैक्टीरिया जिसने रिसीव किया डीएनए वो बैक्टीरिया भी जो है अब रेसिपिएंट से डोनर बैक्टीरिया या अपोजिट स्ट्रेन का बैक्टीरिया बन जाता है। ठीक, यानी डोनर बैक्टीरिया अपने प्लाज्मिड को ट्रांसफर करके रेसिपिएंट बैक्टीरिया को फिर से डोनर बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देता है। आते हैं ई कोलाई में। ई कोलाई में आप ये देखेंगे कि ये डोनर बैक्टीरिया है और ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया है। डोनर बैक्टीरिया को हम लोग F+ सेल बोलते हैं और जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है इसको हम लोग F- सेल कहते हैं। ठीक, और इसमें ये जो F फैक्टर है दिस इज द प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में ये मेन क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का और ये है प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में ये F फैक्टर होता है जिसको हम लोग फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं। किसमें पाया जाएगा? ये डोनर बैक्टीरिया है, डोनर में पाया जाएगा। और चूंकि इसमें F फैक्टर है, ये F प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ये क्या करेगा? कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेगा। ठीक, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी को मेटिंग ब्रिज या कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। कॉन्जुगेशन ट्यूब कुछ नहीं होता है, ये वास्तव में क्या होता है? वो पिलाई होते हैं, डोनर बैक्टीरिया के सरफेस पर पिलाई होते हैं। ये अपने आसपास जब रेसिपिएंट बैक्टीरिया जिसमें कि पिलाई नहीं है, ये F- सेल यानी ये क्या है? ये रेसिपिएंट सेल है, दिस इज द रेसिपिएंट सेल। कौन? ये, इसमें ये पिलाई नहीं बने हुए। ये क्या करता है कि जो डोनर का पिलाई है ये रेसिपिएंट के सेल से अटैच होता है, और अटैच होने के बाद इसको अपनी सेल की तरफ खींच लेता है पकड़ के, और जब ये खींच लेता है तब इसका जो प्लाज्मिड है ये रेप्लिकेट होने लगता है। ये देखिए इस इमेज में क्या है, इसका जो प्लाज्मिड है ये रेप्लिकेट होता है, यानी F फैक्टर जो है वो रेप्लिकेट होता है और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू रेसिपिएंट सेल के अंदर चला जाता है। ठीक, तो अब इसकी एक कॉपी यानी डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड होता है उसकी एक कॉपी इसमें आ गई। अब ये जो सिंगल कॉपी डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड आया ये भी रेप्लिकेट करके अपने आप को डबल स्ट्रैंड बना लेता है, और जो डोनर का प्लाज्मिड है वो भी अपने आप को डबल स्ट्रैंडेड बना लेता है। यानी कि जो डीएनए ट्रांसफर होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ट्रांसफर होता है, और रेसिपिएंट में जाके वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अपने आप को कर लेता है डीएनए रेप्लिकेशन मेथड के द्वारा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कॉन्जुगेशन के बाद जो दोनों सेल थे वो F+ सेल हो गए, यानी जो रेसिपिएंट था वो F प्लाज्मिड रिसीव करने के बाद वो खुद जो है डोनर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि F- सेल F+ सेल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि उसमें भी अब कॉन्जुगेशन करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, उसके सेल के ऊपर भी जो है पिलाई डेवलप हो जाते हैं और वो कॉन्जुगेशन करने में कैपेबल हो जाता है। ठीक,
तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कॉन्जुगेशन। एक दूसरा कॉन्जुगेशन टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं HFR कॉन्जुगेशन, हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्जुगेशन। ठीक है ना, कौन सा कॉन्जुगेशन? HFR कॉन्जुगेशन। HFR कॉन्जुगेशन कैसे होता है? तो जो HFR कॉन्जुगेशन होता है, एक्चुअली ये जो प्लाज्मिड होता है, ये प्लाज्मिड किसी किसी बैक्टीरिया में, ये प्लाज्मिड कई बार ये बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम में इंसर्ट हो जाता है। आप ये देखेंगे ये प्लाज्मिड है और ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम और प्लाज्मिड ये दोनों एक दूसरे के साथ इंसर्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ये देखिए ये इसके कांटेक्ट में आया प्लाज्मिड और ये इसके क्रोमोसोम के अंदर ही इंसर्ट हो गया। यानी कि प्लाज्मिड जब बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में इंसर्ट हो जाते हैं तो ऐसे प्लाज्मिड को हम लोग इपिसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिसोम। ठीक, तो ये जो प्लाज्मिड है जो जनरली बाहर रहता था, अब इसके बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम में इंसर्ट हो गया। तो ऐसे सेल्स को हम लोग HFR सेल्स बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सेल्स बोलते हैं। ठीक, अब इस बैक्टीरिया के पास बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी है प्लस प्लाज्मिड भी है। अब ये प्लाज्मिड यानी जो HFR सेल, HFR का मतलब क्या हुआ कि इसका प्लाज्मिड अब इसके बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम में ही इंसर्ट हो गया है। ठीक है, इसको हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो जब HFR सेल और H माइनस सेल यानी कि रिसिपिएंट सेल जिसमें की प्लाज्मिड नहीं है, इनके बीच में भी कॉन्जुगेशन होता है और HFR सेल और जो ये रेसिपिएंट सेल यानी F नेगेटिव सेल है, इनके बीच जब कॉन्जुगेशन होता है तो क्या होता है? अब ये देखिए ये HFR सेल है जिसमें कि बैक्टीरियल इसका जो प्लाज्मिड है इसके क्रोमोसोम के अंदर इंसर्ट हो चुका है और ये F माइनस सेल है। अब कॉन्जुगेशन हो रहा है HFR सेल और F माइनस सेल। अब जब क्या होता है कि अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर किसी सेंटर से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और जब ये रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि रेप्लिकेशन यहाँ पीछे की तरफ DNA रेप्लिकेट होगा। तो DNA जो रेप्लिकेशन होता है वो रोलिंग सर्कल मॉडल के थ्रू रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन कैसे होगा? रोलिंग सर्कल मेथड के द्वारा रेप्लिकेशन होता है और इसका जो रेप्लिकेशन का डायरेक्शन है वो ये है। ये जो पॉइंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस पॉइंट इज द ओरी सी साइट। ओरी सी साइट, ओरी सी साइट का मतलब जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ओरी मतलब ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां से होता है उसको बोलते हैं ओरी सी साइट। ये कहां पर होता है? ये प्लाज्मिड में पाया जाता है। अब ये रेप्लिकेशन या तो इस साइड हो सकता है या तो रेप्लिकेशन इस साइड भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक साइड ही रेप्लिकेशन होगा। मान लीजिए कि जो रेप्लिकेशन का जो साइड है, जो डायरेक्शन है वो ये है, इस डायरेक्शन से रेप्लिकेशन हुआ है। शुरू कहाँ से हुआ? इस पॉइंट से शुरू हुआ। ठीक, नतीजा क्या होता है कि जब ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनेगा और ये रेप्लिकेशन का जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है ये कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू रेसिपिएंट सेल में आएगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि चूंकि रेप्लिकेशन इसको काफी ज्यादा रेप्लिकेशन करना पड़ता है, पूरा का पूरा जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसको रेप्लिकेट करना पड़ता है। अब ये अगर पूरा रेप्लिकेट करे, ई कोलाई के केस में अगर इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड के साथ बैक्टीरिया का क्रोमोसोम अगर पूरा रेप्लिकेट करे तो इसको लगभग 100 मिनट का समय चाहिए। लेकिन इतना समय कॉन्जुगेशन ट्यूब आपस में जुड़े नहीं रह पाते हैं। कॉन्जुगेशन ट्यूब कुछ देर बाद 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद टूट के अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है कि पूरा जीन ट्रांसफर नहीं हो पाता है, केवल कुछ पार्ट। ये देखिए अगर ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये वाला पार्ट प्लाज्मिड का छूट जाएगा। कौन सा पार्ट छूट जाएगा? जो प्लाज्मिड का ये वाला पार्ट है ये छूट जाएगा, क्योंकि जब रेप्लिकेशन होके यहाँ तक आएगा तभी तो ये सर्किल कंप्लीट हो पाएगा और प्लाज्मिड का पूरा पार्ट ट्रांसफर हो पाएगा। लेकिन होता क्या है कि बीच में ही ये रेप्लिकेशन, ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है ये ब्रेक हो जाता है और ये केवल थोड़ा पार्ट का मतलब मान लीजिए यहाँ से रेप्लिकेशन अगर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ तक का पार्ट ही जो है ये ट्रांसफर हो पाता है इसके अंदर। ठीक, ये देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफर हुआ और ये क्या होता है कि जब ये अंदर ट्रांसफर होगा तो इसके दो फेट हैं। या तो ये बैक्टीरिया जो एक्सटर्नल DNA जो डोनर से आया उसको डिग्रेड कर देगा, अथवा जो DNA इसके अंदर आया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, ये DNA इस होस्ट
बैक्टीरिया के, यानी जो F माइनस सेल के बैक्टीरिया के क्रोमोजोम है उसके साथ ही इंसर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे इस केस में इंसर्ट हो गया। तो अब ये क्या होगा कि जो डॉटर सेल बनी, अब ये HFR सेल नहीं बन रही, ये रह जाएगी F माइनस सेल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मिड का पूरा जीन नहीं आ पाया। प्लाज्मिड का जो पूरा जीन है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अगर ये पूरा सेगमेंट आता तब तो ये जो है F माइनस सेल को F प्लस सेल में कन्वर्ट कर देता, लेकिन चूंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही पार्ट आ पाया है, आया तो यहाँ तक है, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पार्ट ये मिसिंग पार्ट है। इसलिए जो प्लाज्मिड के कंप्लीट कैरेक्टर्स हैं वो F माइनस सेल में ट्रांसफर नहीं हो पाते। नतीजा क्या होता है कि वो सेल F माइनस सेल ही रह जाता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट प्लाज्मिड ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट टाइप का हो जाता है, क्योंकि प्लाज्मिड के बाद आप ये देखेंगे कि प्लाज्मिड के बाद यहाँ से यहाँ तक का इस बैक्टीरिया का जो जीन है वो भी इसके साथ ट्रांसफर हो पाया है। देखें ये जो पिंक वाला है दैट इज द प्लाज्मिड, और ये जो लाइट पर्पल है दैट इज द मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो जो ट्रांसफर हुआ इस बैक्टीरिया के अंदर है ना, जो ट्रांसफर हुआ इस बैक्टीरिया के अंदर, वो ये वाला पार्ट जो ग्रे वाला, ये लाइट पर्पल वाला पार्ट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही पार्ट इसके अंदर ट्रांसफर हो पाया। और इस पार्ट में जो भी जीन प्रेजेंट होंगे इस सेगमेंट में, जितना पार्ट ये ट्रांसफर हो गया, वो जीन जो है इस रेसिपिएंट सेल के अंदर एक्सप्रेस हो जाएंगे और उतने कैरेक्टर इस बैक्टीरिया के अंदर आ जाएंगे। लेकिन ये जो है HFR सेल में कन्वर्ट नहीं होगा। HFR सेल में कन्वर्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें प्लाज्मिड का कंप्लीट जीन ट्रांसफर नहीं हुआ। जब ये कंप्लीट जीन ट्रांसफर हो जाता तो ये भी HFR सेल कन्वर्ट, जो F माइनस सेल है वो HFR सेल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसके पास जो डोनर बैक्टीरिया है, यानी जो HFR सेल है, इसके कुछ जीन ट्रांसफर हो गए। ठीक है, इसके कुछ जीन ट्रांसफर हो गए हैं, यानी कि कुछ कैरेक्टर जो इसके इस क्रोमोसोम में रहे होंगे वो इसके डोनर के क्रोमोसोम में या डोनर बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो है ये आ जाएंगे। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। एक तो नॉर्मल टाइप का कॉन्जुगेशन था जिसमें कि जो है F प्लस और F माइनस सेल के बीच कॉन्जुगेशन होता था, और कॉन्जुगेशन के बाद F माइनस सेल F प्लस सेल में कन्वर्ट हो जाती थी। दूसरा कॉन्जुगेशन किसके बीच में हो रहा है? HFR सेल में और F माइनस सेल में। HFR सेल में क्या है कि जो इसका प्लाज्मिड था वो इसके मेन क्रोमोसोम में इंसर्टेड है, और जब प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है क्रोमोसोम के साथ तो कंप्लीट प्लाज्मिड ट्रांसफर नहीं हो पाता है। प्लाज्मिड का कुछ पार्ट और बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कुछ पार्ट वो ही ट्रांसफर हो पाता है रेसिपिएंट सेल में। क्योंकि कंप्लीट प्लाज्मिड ट्रांसफर नहीं हो पाया तो F माइनस सेल जो है F प्लस में कन्वर्ट नहीं होता। दूसरा, चूंकि HFR सेल की कुछ जीन्स जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में है वो जीन ट्रांसफर हो गए हैं, इसलिए ये रिकॉम्बिनेंट टाइप का सेल हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? रिकॉम्बिनेंट F माइनस टाइप का सेल हो जाता है, यानी कि इसमें कंप्लीट प्लाज्मिड नहीं है और न ही इसमें जो है पिलाई बनाने की क्षमता है, यानी पिलाई नहीं बनाता है। एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं F डैश कॉन्जुगेशन। तो जो F डैश कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, आप ये देखें कि ये प्लाज्मिड जो है मेन बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में इंसर्ट हो गया है। फिर क्या होता है, कई बार ये प्लाज्मिड जैसे इंसर्ट हो गया वैसे बाहर भी निकल आता है। ये देखिए यहाँ पर ये प्लाज्मिड बाहर निकल आया है, यानी कि प्लाज्मिड में कैपेसिटी होती है कि वो बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम में इंसर्ट हो जाए और मेन क्रोमोसोम से बाहर भी आ जाए। तो कई बार तो ये प्रोसेस नॉर्मल होता है, लेकिन कई बार होता है कि जब ये बाहर आता है तो उसमें कुछ एरर आ जाती है और प्लाज्मिड के साथ साथ बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम पर जो जीन थे वो भी आ जाते हैं। सो दिस रीजन इज द प्लाज्मिड, और ये जो ग्रीन पार्ट है ये जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट है। ठीक, तो आप यहाँ पे देखेंगे जब प्लाज्मिड बाहर निकला सेल से तो प्लाज्मिड के अपने जीन के साथ साथ बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम का भी ये जीन आ गया। ठीक है ना, बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम का भी जीन आ गया। अब जब ये
कॉन्जुगेशन करता है, यानी कि ये कैसा है, ये F+ सेल, क्योंकि इंटीग्रेटेड फॉर्म में नहीं है तो ये इसको F+ बोलेंगे। जब ये कॉन्जुगेशन करता है F- के साथ, तो ये देखिए ये नॉर्मल कॉन्जुगेशन हुआ और इसके अंदर प्लाज्मिड के साथ साथ इस बैक्टीरिया के कुछ जीन्स भी जो कि प्लाज्मिड के जस्ट बगल में थे, वो जीन्स भी आ जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं F- कॉन्जुगेशन, F- कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये जो है तीसरे तरीके का कॉन्जुगेशन होता है, जिसमें कंप्लीट प्लाज्मिड के साथ साथ होस्ट बैक्टीरिया या डोनर बैक्टीरिया के कुछ जीन्स भी जो है वापस चले आते हैं। अब इसको और दूसरे तरीके से हम या दूसरे डायग्राम के तरीके से फिर से समझ लेते हैं कि कॉन्जुगेशन में प्रोसेस क्या क्या हुआ। यहां पर देखिए, ये F+ सेल है, सबको दिखाई दे रहा है। दिस इज द F+ सेल, जिसमें कि ये F फैक्टर वाला प्लाज्मिड प्रेजेंट है। इस F फैक्टर वाले प्लाज्मिड की वजह से ये पिलाई बना सकता है। कौन सी पिलाई? सेक्स पिलाई, जिसके द्वारा कॉन्जुगेशन होता है। ठीक, तो दिस इज द F+ सेल। दिस इज F- सेल। F- सेल में ये प्लाज्मिड नहीं है तो ये पिलाई भी नहीं बना सकता है। तो जो ट्रांसफर होगा हमेशा F+ सेल से F- सेल की तरफ ही होगा, कभी भी F- से F+ सेल की तरफ जो है ट्रांसफर डीएनए का नहीं होता। इसको बोलते हैं मेटिंग टाइप, F+ मेटिंग टाइप बैक्टीरिया और F- मेटिंग टाइप बैक्टीरिया। ठीक, अब जब कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है तो सब होता क्या है कि जो F+ सेल का सेक्स पिलाई है वो नेगेटिव टाइप यानी F- टाइप के सेल के साथ ही कॉन्जुगेशन करेगा। कभी भी F+ सेल से दूसरे F+ सेल से कॉन्जुगेशन कभी नहीं करते हैं, हमेशा F+ सेल F- सेल से ही कॉन्जुगेशन करेगा। एक चीज, तो जब ये F+ सेल का जो पिलाई है जब F- सेल के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेते हैं। ये देखिए ट्यूब बन गई। अब क्या होता है कि ये जो सेक्स पिलाई है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब कि जो F- सेल है उसको अपनी तरफ खींच के लेके आया। देखिए ये खींच लिया इसने, पहले डिस्टेंस कितना था, इतना सारा था, अब डिस्टेंस कितना हो गया, अभी इतना हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पिलाई ने जो F- सेल है उसको अपनी तरफ खींच लिया। ठीक, अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में कि जो बैक्टीरिया का जो डोनर बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है ये रेप्लिकेट होने लगता है। किस तरह से रेप्लिकेट होता है? रोलिंग सर्किल मॉडल के द्वारा। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो बैक्टीरिया है ये रेप्लिकेट, इसका जो प्लाज्मिड है ये रेप्लिकेट होना शुरू हो गया। सॉरी, यहाँ से आप इधर आ जाइए, इसमें नहीं, यानी कि जो पिलाई है उसने जो नेगेटिव बैक्टीरिया F- बैक्टीरिया उसको अपनी ओर खींच के लेके आ गया। अब क्या हुआ, अब इसका जो डीएनए है प्लाज्मिड का डीएनए जिसको हम लोग F फैक्टर भी बोलते हैं, अब ये रेप्लिकेट होना शुरू होगा। यहाँ से इसका डीएनए अनवाइंड होना शुरू होगा, उसको बोलते हैं ओरिसी साइट। अब ये अनवाइंड होगा, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसका डीएनए अनवाइंड हो गया और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए निकलता है ना। दोनों डीएनए स्ट्रैंड नहीं आते, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, तो दोनों स्ट्रैंड नहीं आते, केवल एक स्ट्रैंड जो है खुल जाता है धागा, और ये इसके द्वारा कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा ये जो है रेसिपिएंट सेल के अंदर प्रवेश करता है। आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है प्लाज्मिड का, ये कहाँ आ गया, रेसिपिएंट सेल यानी F- सेल के अंदर आ गया। अब चूंकि कॉन्जुगेशन जो ट्यूब होती है वो परमानेंट नहीं होती, मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तक के लिए ही जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, इसके बाद ये ब्रेक हो जाती है। तो जैसे ही ये ब्रेक हो जाती है तो जो डीएनए का ट्रांसफर है वो रुक जाता है। तो जितनी देर इसको लगती है ब्रेकेज में, उतनी देर में जो प्लाज्मिड डीएनए है वो तो ट्रांसफर हो जाता है, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, अब ये देखिए पूरा कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रेसिपिएंट में जाकर के फिर से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ये फिर रेसिपिएंट सेल में जाकर के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाता है, यानी कि इसका जो प्लाज्मिड था F फैक्टर था, ये जो F फैक्टर है ये F फैक्टर कंप्लीटली F- सेल में आ जाता है, और अब ये F- सेल को हम
F+ सेल कहते हैं क्योंकि इसमें ये जो है F फैक्टर या प्लाज्मिड वाला जो DNA है वो आ गया। अब क्या हुआ कि कॉन्जुगेशन के फलस्वरूप जो F+ सेल है उसने F- सेल को भी अपने जैसा बना दिया, यानी उसने भी जो रेसिपिएंट सेल है उसको F+ सेल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो F+ सेल है कॉन्जुगेशन ट्यूब टूटने के बाद अब इसमें भी पिलाई डेवलप हो जाएंगे और ये भी अब कॉन्जुगेशन करने के लिए सक्षम हो जाएगा। तो ये हो गया नॉर्मल कॉन्जुगेशन, जिसमें कि F+ सेल F- सेल को क्या करता है, कॉन्जुगेशन के फलस्वरूप दोनों जो है F+ सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा केस क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड, इसमें कैपेसिटी होती है कि ये बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम के साथ इंसर्ट हो जाए। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट होगा। ये जो रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज द प्लाज्मिड, ये पार्ट इसके मेन क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो गया। तो ऐसे प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम में इंसर्ट हो जाते हैं, हम इनको बोलते हैं एपिसोम। एपिसोम क्या है, वो प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम में इंसर्ट होने और फिर वापस निकलने की कैपेसिटी रखते हैं, ऐसे प्लाज्मिड को हम एपिसोम कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल एक बार ही जा सकता है, जब इसकी मर्जी होगी या कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो प्लाज्मिड इसके अंदर आ गया है मेन क्रोमोसोम में, ये बाहर भी निकल सकता है। यानी इंसर्ट होना और बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इंसर्ट होना, इंसर्ट होकर बाहर निकलना, दोनों कैपेसिटी होती है इस प्लाज्मिड में। तो ऐसे प्लाज्मिड को हम लोग एपिसोम कहते हैं। तो जब एपिसोम वाले सेल्स, इनको हम HFR सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जिसमें उनका प्लाज्मिड मेन क्रोमोसोम में इंसर्टेड है, HFR सेल कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल्स बोलते हैं। ठीक, अब जब ऐसे HFR सेल F- सेल के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो होता क्या है कि इसमें वही कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगा। देखिए कॉन्जुगेशन ट्यूब हुआ। अब कॉन्जुगेशन ट्यूब के बाद जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है प्लाज्मिड में, तो ये देखिए प्लाज्मिड के बीचों बीच रेप्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू हुआ। आप देख रहे हैं कहां पर हुआ, एकदम एंड से नहीं शुरू हुआ, ना इस एंड से ना इस एंड से, कहां से, सेंटर से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट शुरू हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे ये सेंटर है, इस सेंटर से रेप्लिकेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ और रेप्लिकेशन का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। तो आप देखेंगे कि जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसके आगे लैक जीन है जो कि लैक्टोज शुगर को मेटाबोलाइज करता है, फिर उसके आगे प्रोजीन है ना, किसी और प्रोटीन या प्रोलीन अमीनो एसिड को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये जीन। तो 2 जीन है, स्टार्टिंग कहां से हुई, यहाँ से हुई, और रेप्लिकेशन का जो डायरेक्शन है इस तरफ है। चाहे तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन कोई किसी एक डायरेक्शन में जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक, तो ये जो बैक्टीरिया है, जो HFR बैक्टीरिया, इसमें लैक का प्लस जीन है और इसमें प्रोलीन का प्लस जीन है। यानी ये जीन एक्टिवली प्रोलीन सिंथेसिस कर सकता है और ये लैक्टोज एंजाइम को मेटाबोलाइज कर सकता है। प्लस मतलब जो जीन एक्टिव है, और यहाँ पर देखिए जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है इसमें लैक माइनस है और प्रोलीन माइनस है। प्रोलीन माइनस मतलब जीन तो प्रेजेंट है बट दे आर रिसेसिव टाइप ऑफ जीन, है ना। आप लोग जानते होंगे जेनेटिक्स में एक डोमिनेंट जीन होता है, एक रिसेसिव जीन होता है, तो इसमें रिसेसिव टाइप के जीन है। लेकिन जब कॉन्जुगेशन स्टार्ट होता है तो रेप्लिकेशन के दौरान चूंकि इसका प्लाज्मिड मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंसर्टेड है, तो ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा और रेप्लिकेशन के प्लाज्मिड के साथ साथ जो बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम है वो भी रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, लेकिन होता क्या है कि चूंकि ये क्रोमोसोम का साइज प्लाज्मिड के साइज से कई गुना बड़ा होता है, ठीक है, प्लाज्मिड का साइज इसके जो बैक्टीरियल मेन क्रोमोसोम उससे बहुत छोटा होता है, लेकिन अब चूंकि बीच में इंसर्टेड है तो ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, और जो रेप्लिकेशन हो करके चूंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट होगा, अब ये क्या होगा, ये अंदर आना शुरू हो जाएगा होस्ट के अंदर। अब 2 पॉसिबिलिटी है, अगर कॉन्जुगेशन देर तक चलता है, तो जब देर तक चलेगा कॉन्जुगेशन फॉर लॉन्गर टाइम, तो इसमें बहुत सारे जीन प्लाज्मिड के साथ साथ चले आएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्जुगेशन देर तक हुआ
तो ये प्लाज्मिड के बगल में लैक जीन है और प्रोलीन जीन है। लैक और प्रोलीन दोनों के दोनों प्लाज्मिड के साथ ट्रांसफर हो गए। कभी भी बैक्टीरिया का पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफर नहीं हो पाता है, मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है ये शॉर्ट लिव्ड होती है, ये तुरंत टूट जाती है 15 से 20 मिनट बाद। तो जैसे ही कॉन्जुगेशन ट्यूब टूटेगी वैसे ही जीन ट्रांसफर रुक जाएगा, और जितना जीन इसके अंदर आ पाया बस उतना ही जीन उसके अंदर जो है वो अपना एक्सप्रेशन दे पाता है। लेकिन अगर कॉन्जुगेशन लंबे समय तक के लिए होता है तो एक से ज्यादा जीन आ गए। देखिए ये प्लाज्मिड का कुछ पार्ट है, फिर लैक जीन है, फिर प्रोलीन जीन है। अब ये जीन क्या होगा कि उसके दो फेट हैं, या तो जो H- सेल है इसको डिग्रेड कर देगा अपने न्यूक्लियस की सहायता से, अथवा कई बार क्या होता है कि जब होमोलोगस सीक्वेंसेस मिलते हैं तो ये जो जीन्स हैं, ये होमोलोगस जीन्स, ये अपने होमोलोगस पार्ट के साथ जो है रिकॉम्बाइन कर लेते हैं, रिकम्बाइन करके हाइब्रिड बना लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कॉन्जुगेशन अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, तो अब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, यानी कि मान लीजिए यह कॉन्जुगेशन 10 मिनट चला और यहाँ पर कॉन्जुगेशन 5 मिनट चला, तो अगर 5 मिनट चला तो प्लाज्मिड के बाद केवल एक ही जीन ट्रांसफर हो पाया, दूसरा जीन ट्रांसफर इससे पहले होता, उसके पहले कॉन्जुगेशन ट्यूब ब्रेक हो गई। नतीजा क्या हुआ कि केवल एक ही जीन इसके अंदर आ पाया और केवल लैक प्लस जीन ही जो है लैक माइनस जीन के साथ हाइब्रिडाइज कर पाता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्जुगेशन हुआ, इस तरह के कॉन्जुगेशन को हम लोग बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रेट कॉन्जुगेशन, HFR कॉन्जुगेशन। यहाँ पर देखिए इन दोनों केस में कभी भी F- सेल, ये जो F- सेल है वो कभी F+ सेल में या HFR सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। ये दोनों रिकॉम्बिनेंट टाइप में कन्वर्ट तो हो जाते हैं लेकिन कभी भी F+ सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड का कंप्लीट ट्रांसफर यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। प्लाज्मिड चूंकि बीच से खुलना शुरू हुआ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, इसलिए कंप्लीट प्लाज्मिड नहीं आ पाता है, क्योंकि कंप्लीट प्लाज्मिड तभी आ पाता है जब यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो और यहाँ तक आ जाए और पूरा का पूरा डीएनए इसके अंदर चला जाए, तभी ये कंप्लीट प्लाज्मिड इसके अंदर आ पाएगा और ये जो है HFR सेल में कन्वर्ट हो पाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि कॉन्जुगेशन ट्यूब ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के द्वारा बहुत से हाइब्रिड रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया तैयार हो जाते हैं और ये इस तरह का जो कॉन्जुगेशन है बहुत कॉमन है, इसलिए इसको हाई फ्रीक्वेंसी रेट रिकॉम्बिनेशन हम लोग कहते हैं। अब आते हैं एक तीसरा केस जो हमने आपको डिस्कस किया था, ये तो हमने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें कि HFR की जगह F-, इसमें रिकॉम्बिनेशन किस में हो रहा है, F- प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है, जिसमें कि प्लाज्मिड जो है मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम से बाहर आता है, लेकिन बाहर आने के दौरान अपने साथ साथ जो है बैक्टीरिया के कुछ जीन को भी लेके चला आता है, ठीक है। देख रहे हैं क्या होता है, डिटैच होने के दौरान अपने साथ साथ बैक्टीरिया के कुछ जीन को भी लेते चला आता है, इसको हम लोग बोलते हैं F- रिकॉम्बिनेशन। तो ये समझ में आया या कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओम प्रकाश और शबनम, 3 तरह के कॉन्जुगेशन समझ में आए, एक नॉर्मल कॉन्जुगेशन, एक HFR कॉन्जुगेशन और एक F- कॉन्जुगेशन। आज के लिए इतना है।